अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपके सामने शाम की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाम में बशारुल असद और इनके वालिद हाफिज अल असद का इक़्तिदार, जो तकरीबन 50 सालों पर मुहीत था, वो कल बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ। 1970 से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद हुक्मरान रहे, डिक्टेटर रहे। वो एक फ़ौजी जर्नैल थे। उसके बाद उन्होंने सदर का रेफरेंडम करवाया और 30 साल तक वो शाम पर हुक्मरान रहे। और उनके बाद बशारुल असद ने सन 2000 से लेकर 2024 तक, यानी 8 दिसंबर 2024 तक बशारुल असद ने शाम पर हुक्मरानी की। उसके मुतालिक अब वो वहाँ से फरार होकर मॉस्को पहुँच चुके हैं। बागियों ने तकरीबन शाम पर कब्ज़ा कर लिया है, और जब वो दमिश्क पर, जो कि शाम का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद शाम छोड़कर मॉस्को पहुँच गए। शाम के सदर बशारुल असद की ज़िंदगी में बहुत से अहम लम्हात हैं। उनको इब्तदाई तौर पर अपने वालिद से विरासत में इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया था। ये सिलसिला 1994 के अवाइल में दमिश्क के करीब एक कार हादसे में उनके बड़े भाई बासल असद की मौत के बाद शुरू हुआ। असल में हाफिजुल असद, जो बशारुल असद के वालिद हैं, वो अपने बड़े बेटे बासिल असद को इक़्तिदार सौंपना चाहते थे और उन्हीं की तैयारी और ग्रूमिंग हो रही थी। मगर उनकी अचानक मौत के बाद फिर बशारुल असद को इस इक़्तिदार की विरासत के लिए मौजू समझा गया। उस वक्त बशारुल असद लंदन में अमराज चश्म की तालीम हासिल कर रहे थे, यानी वो डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से। बासल की मौत के बाद छोटे भाई को शाम में इक़्तिदार के वारिस के तौर पर तैयार करने के मंसूबे बनाए गए। बाद में उन्होंने एक जंग के ज़रिए मुल्क की क़यादत संभाली, एक ऐसी जंग जिसमें लाखों जानें गईं और लाखों अफराद बेघर हुए। लेकिन बशारुल असद डॉक्टर से एक डिक्टेटर कैसे बने, और उन पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। बशारुल असद 1965 में हाफिजुल असद और अनीसा मखलूफ के यहाँ पैदा हुए। उनकी पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब शाम, मशरिक़ वुस्ता और यहाँ तक कि दुनिया के दीगर हिस्सों में बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आ रही थीं। उस वक्त अरब कौम परस्ती ने जमाल अब्दुल नासिर की सदारत के साथ बहुत से ममालिक, बिलखुसूस मिस्र की इलाकाई सियासत को मुतासिर किया। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के सदर थे। मिस्र और शाम के दरमियान मुख्तसर मुद्दत के इत्तेहाद की नाकामी के बाद बास पार्टी ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और अरब कौम परस्त नारों को फ़रोग़ दिया था। उस वक्त बेशतर अरब ममालिक की तरह शाम में भी जमहूरी हुकूमत नहीं थी और वहाँ कसीरुल जमाती इंतखाबात नहीं हुए थे, लेकिन उसकी माशी पॉलिसियाँ बुनियादी तौर पर महरूम समाजी तबकात के हक़ में थीं। अलवी बरादरी, जिससे असद ख़ानदान का ताल्लुक़ है, यानी बशारुल असद के ख़ानदान को अलवी बरादरी कहा जाता है, अलवी ख़ानदान है इनका, ये शाम के सबसे महरूम तबकात में शुमार होते थे और माशी मुश्किलात ने उसके बहुत से अरकान को शामी फ़ौज में शामिल होने पर मजबूर किया। हाफिजुल असद एक फ़ौजी अफसर और बास पार्टी के कट्टर हामी के तौर पर मशहूर हुए और फिर 1966 में वो वज़ीर दिफ़ा बने। हाफिजुल असद ने इक़्तिदार को मुस्तहकम किया और 1971 में सदर बन गए। ये ओहदा वो सन 2000 में अपनी मौत तक उन्होंने बरकरार रखा। ये लंबी उम्र शाम की आज़ादी के बाद की तारीख में काबिल ज़िक्र थी, जिसने फ़ौजी बगावतों का एक सिलसिला देखा। हाफिजुल असद ने 1970
तक अपनी ताकत को मुस्तहकम किया और 1971 में वो सदर बन गए। वो इस ओहदे पर 2000 में अपनी मौत तक बरकरार रहे। हाफिज एक सख्त गिर हुक्मरान थे जिन्होंने अपोजिशन को दबाया और जमहूरी इंतखाबात कराने से इनकार किया। ताहम उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी में अमलीत पसंदी का मुजाहरा किया। सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद करने के बाद फिर 1991 में उन्होंने खलीज फ़ारस की जंग में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद में भी शमूलियत इख्तियार की थी। ये तो था जी वहाँ का वो हाल, और इन्होंने जो वहाँ पर हालत की है, लोगों पर जुल्म जबर किया है और लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने हुकूमत की, तो उसका अंजाम आपके सामने है। तो ऐसा होता है जब आप आवाम की तरफ से मुंतखब होकर ना आए हों, तो फिर ये सब होता है और आपको इसी तरह से भागना पड़ता है। आज जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हमारे हुक्मरानों को शाम की सूरत हाल और बशारुल असद के भागने से कुछ सबक सीखना चाहिए। बगास पावर प्लांट को 169 करोड़ अदायगी के लिए बिजली 18 पैसे कम सस्ती करने का इंकशाफ हुआ है। यानी इसमें अवाम को 18 पैसे फ़ी यूनिट कम करना था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि इस बगास पावर प्लांट्स को 1 अरब 69 करोड़ रुपए की अदायगी करनी थी। अब इसमें है जी कि सारिफिन को 18 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ फराहम न करने की बुनियादी वजह यही बताई जा रही है, जिनकी मंजूरी नेपरा ने दी थी। CPPA सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बगास पावर प्लांट के लिए 1 अरब 69 करोड़ रुपए फ्यूल कास्ट की मद में मुतालबा किया था। ताहम नेपरा के मेंबर मुतहर नियाज राना ने इन अदायगियों की मुखालफत की। उनका इख्तलाफी नोट सामने आया जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगास पावर प्लांट को हाई टैरिफ की बुनियाद पर अदायगियाँ करना मुनासिब नहीं, क्योंकि इन प्लांट्स के टैरिफ में कमी पर बातचीत जारी है और ये अदायगियाँ बिजली के सारिफिन पर इजाफी बोझ डालेंगी। उनका कहना था कि अगर ये अदायगियाँ न की जाएँ तो बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर 1 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट कमी मुमकिन होती है। सहाफ़ी किस्मत खान के मुताबिक बगास प्लांट के मालिकान में सलेमान शहबाज, जहांगीर तरीन, मखदूम सैयद अहमद महमूद जैसी ताकतवर शख्सियात शामिल हैं। तो इसलिए फिर इन्होंने उनको रिलीफ देना ज़्यादा बेहतर समझा बनिस्बत अवाम को रिलीफ पहुँचाने के। आज़ाद कश्मीर में अवामी मार्च के बाद हुकूमत ने सदारती ऑर्डीनेंस वापस ले लिया। आज़ाद कश्मीर की अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्हें जब भी अपने हुकूक मनवाने होते हैं, अपने हुकूक हासिल करने होते हैं, तो वो मुत्तहद होकर निकलते हैं और उस वक्त तक पुरअमन एहतजाज करते रहते हैं जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, और इत्तेहाद की वजह से उनके हुकूक भी मान लिए जाते हैं, और ये एक अच्छी बात है। उस रियासत ने भी, रियासत आज़ाद कश्मीर ने उनके हुकूक मानकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती। ये फैसले काश हमारे हुक्मरान भी समझ सकें। आज़ाद कश्मीर में अवामी मार्च के बाद हुकूमत ने सदारती ऑर्डीनेंस वापस ले लिया। मुतालबात मंजूर, दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो गया। 23 जनवरी 2025 तक लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। आज़ाद कश्मीर में अवाम की बड़ी तहरीक कामयाब हो गई। हुकूमत ने जो मुतालबात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से किए थे, उन सब पर अमल दरामद कर दिया है। एहतजाज की वजह से जिन लोगों की दिहाड़ी का नुकसान हुआ, उसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत है और हर्जाना भी हुकूमत देगी। 9 मई 2023 से लेकर आज तक जितने भी पर्चे तहरीक के किसी भी फ़र्द पर हुए, वो तमाम वापस ले लिए गए हैं और सदारती ऑर्डीनेंस को मनसूख कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के दौरान एक नौजवान को सरकारी नौकरी से फारिग किया गया था। हुकूमत उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करेगी।
عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام مطالبات فوری طور پر پورے ہو جانے پر احتجاج کو ختم کر دیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خبر ہے ڈی چوک کے حوالے سے۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے اور یہ خبر دی ہے جاوید حفیظ صاحب نے، جو کہ مصنف بھی ہیں، دنیا اخبار میں لکھتے ہیں، کالم نگار ہیں اور سابق سفیر ہیں۔ ان کا مشرق وسطیٰ سے متعلق بہت بڑا تجربہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ ملک گزشتہ دنوں ایک شدید بحران سے گزرا۔ گو کہ اب اسلام آباد کی سڑکیں اور بازار کھل گئے ہیں، مگر گزشتہ دنوں سینکڑوں کنٹینرز مختلف راستے روکنے کے لیے لگائے گئے تھے تاکہ مظاہرین شہر اقتدار میں داخل نہ ہو سکیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین شہر اقتدار سے بظاہر چلے گئے، حکومت جو بھی کہتی رہے، میں انہیں نہ شر پسند کہوں گا اور نہ ہی دہشت گرد۔ یہ بھی پاکستانی تھے اور پولیس اور رینجرز کے جوان بھی پاکستانی۔ گویا بھائی بھائی سے دست و گریبان تھا۔ شہادتیں دونوں جانب ہوئیں، پاکستانیوں کا خون اپنے ہی ملک کی سڑکوں پر ارزاں ہوا۔ اب یہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی شہادتیں تحریک انصاف کے کارکنان کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ وہ ایک حادثے کے طور پر گاڑی کے نیچے وہ آ گئے ہیں اور ان کا وہ سارا کچھ ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ گاڑی کس کی تھی اور چلانے والا کون تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ یعنی انہیں کوئی نہ تو تشدد کیا گیا، نہ انہیں کوئی گولی کے ذریعے شہید ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہمارے پورے نظام کی شکست ہے اور پوری قوم کی پسپائی ہے۔ اربوں روپے ضائع ہوئے اس قوم کے جس کے لیڈر دنیا میں کشکول لیے پھرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے لبنان کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا، کیا شاندار ملک تھا اور اب کیا رہ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ طارق خان ایک عرصہ ہوا فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ملک کے بارے میں وہ اکثر سوچتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا عسکری کیریئر شاندار رہا، منگلہ میں کور کمانڈر رہے، ایف سی کے انسپیکٹر جنرل رہے، 2009 میں باجوڑ میں طالبان کو شکست فاش دی، خیبر پختونخوا کی معروف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں 2-3 بار فارن پالیسی کے حوالے سے ہونے والی نشستوں میں سنا اور ان کی رائے خاصی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ طارق خان نے موجودہ دلدل سے نکلنے کے لیے چند تجاویز پیش کی ہیں جو نہایت اہم ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ان کی تجاویز رکھنے جا رہا ہوں، آپ سنیں، بہت اچھی ہے۔ اگر ان پر عمل ہو جاتا ہے تو ہمارا ملک اس دلدل سے نکل آئے گا۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر پچھلے الیکشن کے تمام متنازع حلقوں کا آڈٹ مکمل کیا جائے اور پھر اصلی اور حقیقی کامیاب امیدواروں پر مشتمل حکومت بنائی جائے۔ الیکشن آڈٹ مکمل ہونے تک ایک عبوری حکومت بنائی جائے جس میں صرف وہ ممبران اسمبلی شامل ہوں جن کی کامیابی پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے۔ الیکشن آڈٹ کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان صدر مملکت کے فرائض سر انجام دیں۔ تمام صوبوں میں صوبائی چیف جسٹس صاحبان ایکٹنگ گورنر کے طور پر کام کریں اور صوبائی سیٹوں کا الیکشن آڈٹ بھی 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ فوراً ایک اجلاس بلا کر موجودہ حکومت کی جائزیت اور فارم 45 اور 47 کے تنازع پر اپنی رائے دے اور حل بھی تجویز کرے۔ عدالت عظمیٰ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور اس کے مینڈیٹ کے بارے میں بھی رائے دے اور یہ بھی بتائے کہ اس سلسلے میں کی گئی قانون سازی آئین کی روح سے درست تھی یا نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئت ترکیبی کا جائزہ لیا جائے جب تک آڈٹ مکمل ہونے پر نئی پارلیمنٹ وجود میں نہیں آ جاتی۔ تو اس میں اس کی تبدیل شدہ شکل کو 63A معطل رکھا جائے اس وقت تک، یعنی کہ 63A جو 63A جو فائز عیسیٰ نے وہ کیا تھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے معطل رکھا جائے، نئی پارلیمنٹ اس آرٹیکل کا دوبارہ جائزہ لے، آئین میں کی گئی حالیہ 26ویں ترمیم کو معطل کیا جائے اور آڈٹ کے بعد تشکیل شدہ نئی پارلیمنٹ اس ترمیم کا از سر نو جائزہ لے اور اس جائزے کے مکمل ہونے تک موجودہ آئینی بینچ کو معطل کر دیا جائے اور جج صاحبان کی سینیورٹی بحال کر دی جائے۔ نئی حکومت اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد متعدد جوڈیشل کمیشن بنائے جو مندرجہ ذیل امور پر تحقیقات کریں۔ سائفر کیس، 9 مئی کیس، سپریم کورٹ کی اپنی اصلی شکل میں بحالی اور چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ۔ سپریم کورٹ نیب قوانین میں ترامیم کا بھی از سر نو جائزہ لے اور ایک وائٹ پیپر شائع کرے جس میں موجودہ
دگرگوں حالات کے ذمہ داران کا تعین کرے تاکہ آئندہ ایسے غیر معمولی حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ تجاویز ایک معتبر شخصیت کی جانب سے پیش کی گئی ہیں، تو ان پر اگر عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی نہایت اعلیٰ تجاویز ہیں۔ اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے، اور یہ تجاویز جو سامنے رکھی ہیں طارق خان صاحب کی، یہ جاوید حفیظ صاحب نے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔